Hello, good morning, everyone. Are you listening? Is everything fine? ओके, तो फिर आप मैसेज करना बंद कर दो प्लीज। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था व्हाई ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। उसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा था टू स्टेन स्टेबिलिटी लाइक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देगा तो हर हाइड्रोजन हीलियम जैसा हो जाएगा, क्योंकि सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसी तरह CH4 में अगर हाइड्रोजन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा तो सभी हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट सेल में। इट इज लाइक हीलियम। और कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये भी एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लाइक हो गया। सेकेंड मैंने लिखा था टू अटेन स्टेबिलिटी बाय डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हम एक ग्राफ बना रहे हैं जिसमें प्रोग्रेस ऑफ ये डिस्टेंस आर। हम एक ग्राफ बना रहे हैं जिसमें एक्स एक्सिस में डिस्टेंस आर है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है और बाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम पढ़ा रहे हैं आपको कि बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है। तो मान लो कि 2 हाइड्रोजन एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। यह एक हाइड्रोजन एटम है और यह एक हाइड्रोजन एटम है। इनका न्यूक्लियर डिस्टेंस आर है और मान लो कि यहाँ पे आर टेंड्स टू इंफिनिटी है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी होता है -k Q1 Q2 बाई आर। के है कांस्टेंट, के कांस्टेंट है। Q1 है चार्ज, Q2 भी है चार्ज। दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होता है -k Q1 Q2 बाई आर। कहिएगा सर दो चार्ज के बीच में का क्या मतलब है? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, नीचे लिख रहा हूं मैं कि मान लो यह किसी एटम का न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। एक दूसरा एटम है और यह किसी एटम का न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए क्या होगा, दूसरे एटम के न्यूक्लियस और पहले एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन होगा। इसी तरह से पहले एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन होगा। उसी तरह से दोनों न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन होगा और उसी तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा। तो चार्ज के कारण अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों है। तो सम पोटेंशियल एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -k Q1 Q2 बाई आर, जहां आर है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या आर है डिस्टेंस बिटवीन चार्ज,
Q1 Q2 है, ये भी मैं बता देता हूं कि मान लो यहां पे चार्ज है Q1 और यहां पे चार्ज है Q2 और इसके बीच डिस्टेंस है R। चार्ज है Q1 Q2, मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा, नहीं ध्यान से सुनते हैं और बाद में जब मैं कुछ पूछता हूं समझ में आया तो चुपचाप लिख देते हैं नो सर। सो ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल चीजें। ये Q1 Q2 चार्ज है और इनके बीच का डिस्टेंस R है। तो चार्ज है Q1 Q2, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -K Q1 Q2 बाई R, जहां माइनस इंडिकेट करता है कि अट्रैक्ट फोर्स जो है अट्रैक्टिव है, और अगर ये प्लस आ गया तो हम बोलेंगे कि फोर्स जो है वो रिपल्सिव है। अगर पोटेंशियल एनर्जी माइनस साइन आ गया तो हम बोलेंगे कि फोर्स अट्रैक्टिव है, और प्लस साइन आ गया तो हम बोलेंगे कि फोर्स रिपल्सिव है। तो हम क्या कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस दो एटम है जो बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो दोनों एटम के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच हम ग्राफ खींच रहे हैं। तो जो ग्राफ का नेचर है, ये कुछ ऐसा आता है, ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा आता है। अब इस ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं, तो राइट साइड से एक्सप्लेन करते हैं कि जब दो एटम इनफाइनाइट दूरी पर था तो पोटेंशियल एनर्जी 0 आएगा। तो देखिए यहां पर इस पॉइंट पर, पॉइंट ए मतलब इंफिनिटी डिस्टेंस पर, ये पॉइंट मतलब इंफिनिटी डिस्टेंस पर, आर टेंड्स टू इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब क्या हो रहा है, एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट, पहला जो पॉइंट मैंने बनाया था वहां से लेकर दूसरे पॉइंट तक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मींस जो अट्रैक्शन फोर्स है यहां से लेकर यहां तक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्सन से। क्यों ज्यादा है, क्योंकि आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो वैल्यू है वो नीचे आ रही है, मींस घट रही है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नीचे आ रही है, घट रही है, मींस पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है। अब नीचे आ रही है, घट रही है, मींस अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। और यहां से लेकर यहां तक एफ रिपल्सिव इज ग्रेटर देन एफ अट्रैक्टिव। और इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसे लिख देता हूं मैं, एफ रिपल्सिव को सिर्फ आर लिख, अरे यार ग्राफ क्यों,
एफ रिपल्सिव को सिर्फ आर लिख देता हूं, इज ग्रेटर देन एफ अट्रैक्टिव। अट्रैक्शन को मैंने ए लिखा है और रिपल्सन को मैंने आर लिखा है, यहां से लेके यहां तक। और ये जो पॉइंट है बेटा, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर दोनों बराबर हैं, एफ रिपल्सिव बराबर हैं एफ अट्रैक्टिव के। अब देखिए, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको आर नॉट बोलेंगे और ये हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको आर नॉट बोलेंगे और ये हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। तो आर नॉट क्या है? आर नॉट है बॉन्ड लेंथ। और ऐसा करते हैं कि अपन इस पॉइंट पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम हाइड्रोजन एटम का ओवरलैपिंग करा लेते हैं इस पॉइंट पर। बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको दोनों फिगर। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब फिर से ग्राफ को देखिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए ग्राफ को। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं रिपीट करता हूं। ग्राफ को राइट पोर्शन, एकदम राइट पोर्शन से शुरू कीजिए समझना कि हाइड्रोजन का 2 एटम जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, हाइड्रोजन का जब 2 एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था तो पोटेंशियल एनर्जी 0 था। तो ग्राफ ऑलमोस्ट 0 को टच करता हुआ, पोटेंशियल एनर्जी 0 को टच करता हुआ, 0 यहां पे हो जाएगा ना पोटेंशियल एनर्जी, जब आर डिस्टेंस इंफिनिटी है। मान लो यहां पे डिस्टेंस आर इंफिनिटी है, इस पॉइंट पर डिस्टेंस आर इंफिनिटी है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। तो इस पॉइंट पे है 0। अब देखिए किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यहां पर जो पॉइंट है, यहां पे मान लीजिए कि आर इंफिनिटी है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी टेंड्स टू 0 है। अब हम 2 एटम को क्लोज ला रहे हैं। शुरू में दो एटम एकदम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे। अब दोनों एटम को कह रहे हैं बेटा आ जाओ, पास पे आ जाओ, पास पे आ जाओ। तो पास में वो आना चाह रहा है क्योंकि सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटना मतलब सिस्टम स्टेबल होता जा रहा है और दोनों चाह रहा है आओ 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 आओ। तो दोनों एटम क्लोज आते आते जब उनके इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल होते हैं उनका जब ओवरलैपिंग होता है तो एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी वहां मिनिमम हो जाता है। जहां पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, मींस देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी की सबसे कम वैल्यू यहां पे है। पोटेंशियल एनर्जी की सबसे कम वैल्यू यहां पे है जहां पर फोर्स ऑफ रिपल्सन बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखा हूं। उस पॉइंट पर क्या हुआ है कि हाइड्रोजन का दोनों एटम में ओवरलैपिंग हो गई है, ऑर्बिटल्स में जहां पे इलेक्ट्रॉन है उनकी ओवरलैपिंग हो गई है। और उस पॉइंट पर जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इसको बोलेंगे आर नॉट, और ये आर नॉट है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड बन गया। अब हम सोचते हैं, हम उस पॉइंट तक आ गए। पहले पहले पॉइंट था हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन बराबर हो गया। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां बराबर हुआ वहां पर बॉन्ड बन गया। वहां पर क्या हुआ? बॉन्ड बन गया। उस पॉइंट पर बॉन्ड बन गया बेटा। अब हम सोचते हैं कि अगर उस पॉइंट के बियॉन्ड दोनों एटम को और क्लोज लाया जाए तो क्या होगा।
तो अगर हम किसी भी तरीके से दोनों एटम को और क्लोज लाएंगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अब बढ़ने लगेगी, मीन सिस्टम अनस्टेबल होने लगेगा। उसका रीजन है कि दो न्यूक्लियस अब इतने क्लोज आने लगेंगे कि दोनों न्यूक्लियस के बीच का रिपल्सन फोर्स बढ़ जाएगा। तो आप देखे होंगे कि एफ रिपल्सन बराबर एफ अट्रैक्शन जिस पॉइंट पे है, उस पॉइंट से आर की वैल्यू छोटी करते हैं तो दोनों न्यूक्लियस बहुत क्लोज आने लगता है और पोटेंशियल एनर्जी बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगता है। अब मुझे आप बताइए कि ग्राफ समझ में आया या नहीं आया। मैं एक बार आपको और एक्सप्लेन कर सकता हूं, प्लीज बोलिए। जिनको नहीं आया वो नो लिखेंगे और जिनको आया वो एक्स लिखेंगे। एक दो बच्चों ने नो लिखा है, बाकी सब लोगों ने आ गया समझ लिया लिखे हैं। जिन बच्चों ने नो लिखा है प्लीज, कंप्लीट फ्यूजन नहीं होगा, ओवरलैपिंग होगा। जिन बच्चों ने नो लिखा है मेरी उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। और अब सिर्फ वो बच्चे रिप्लाई करेंगे जिन्होंने नो लिखा है। उन बच्चों से मेरा पहले तो ये अनुरोध है कि पहले समझिए कि पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 बाई माइनस के Q1 Q2 बाई आर होता है, जहां के बराबर कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है और ये होता है 9 इंटू 10⁹ SI यूनिट में। तो के से हमें ज्यादा नहीं लेना है, यहां पर सिर्फ ये लेना है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1/r। ओवरलैपिंग, यार ओवरलैपिंग अलग से पढ़ाऊंगा ना, इतनी बार कौन लिख देता है गधे कहीं के। 50 बार लिख दिया ओवरलैपिंग समझा दो, 4 झापड़ खींच के मारूंगा मैं तुम्हें। ओवरलैपिंग समझा दो। मैं जितनी बात आपसे पूछता हूं वो बताइए। दो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, यहां नहीं दिख रहा है कि दोनों ऑर्बिटल हाइड्रोजन दोनों में ओवरलैपिंग हो रहा है। ये ओवरलैप्ड रीजन है, ये रीजन ओवरलैप्ड है। जितना मैं पूछ रहा हूं वो समझो पहले, जितना मैं बोल रहा हूं। सो अभी आप लिखते ही जाएगा इनको। एक पूछ रहा है सर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों है। नेगेटिव का मतलब है फोर्स अट्रैक्टिव है, बोल चुका हूं मैं, ये सुनते नहीं हो मेरी बात। मैंने यस नो में पहले आपसे लिखने के लिए बोला था, कुछ भी लिखेगा पहले। सबसे बड़ी बात है इरिटेट करते हैं आप, एक ही मैसेज 25 बार टाइप कर देते हैं। इतना भी कॉमन सेंस नहीं है आपको कि हम एक मैसेज को एक बार टाइप करें। अब मैं एक बार में 1 2 3 बच्चों के मैसेज देखता हूं बस, फिर ऊपर चला जाता है, फिर मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे नहीं देखता हूं। उतना टाइम नहीं है कि बार बार मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे करूंगा। 2 महीने से ऊपर हो गया, आपको क्लास अटेंड कैसे करते हैं यही नहीं सीख पाए हो अभी तक। प्लीज ध्यान दीजिए। 2-4 बच्चे इतने गधे हैं जिसके कारण 250 बच्चों 300 बच्चों को डिस्टर्बेंस होती है। चाहे जितने भी बच्चे हो, 50 हो 100 हो, उससे मतलब नहीं है। 2-4 बच्चों के कारण इतने बच्चों को डिस्टर्बेंस होती है। कोई मैसेज टाइप करेगा तो उसे कॉपी पेस्ट करके 25 बार टाइप कर देगा। बेशर्मी की हद है यार, कितने बेशर्म हो तुम। एक बार टाइप किया कीजिए, और लगातार मुझे मैसेज आता है तो मैं उसे नहीं देखता हूं। पेशेंस रखिए, सारी चीजें क्लियर हो जाए। मोस्ट ऑफ द बच्चों को सारी बातें क्लियर हो जाती है, मोस्ट ऑफ द बच्चों को। फिर भी कुछ बच्चे इतने र्यूड और इनडिसिप्लिन्ड हैं कि हमारी बात को 2 महीने से मैं बोल रहा हूं फॉलो नहीं करते। क्लास को कैसे अटेंड करते हैं ये पता नहीं चलता उनको। तो मैसेज करके पूछना ही बेकार है।
2 बार मैं आपको समझाया। मैं आप उन्हीं बच्चे, वही बच्चे नो लिखते हैं, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो ध्यान नहीं देते। 2-4 बच्चे नो लिखते हैं। फिर से सुनिए मेरी बात। एक कह रहा है सर Q1 Q2 क्या है, बोला तो Q1 Q2 चार्ज है और यहाँ फिगर बनाया। तो रिपल्सन, ये फिगर को देखिए, नीचे वाले फिगर को देखिए। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा लगता है, क्यों नहीं हो रहा? अब हो रहा है। इनडिसिप्लिन तो इतना है कि आप क्लास का टाइम 50% टाइम बर्बाद कर देते हैं। यहां देखिए प्लीज, एक बच्चा कह रहा है Q1 Q2 क्या है, यार बोल दिया चार्ज है, फिर भी Q1 Q2 क्या है, यहां समझा दिया आपको कि इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर Q1 Q2 है, न्यूक्लियस के बीच चार्ज। फिर मैंने बोला उसके बाहर के दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा। तो यहाँ Q1 Q2 है, बाहर में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स या एक इलेक्ट्रॉन्स है वो। फिर मैंने कहा इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन होगा। तो अब यहाँ का पॉजिटिव चार्ज और यहाँ का इलेक्ट्रॉन Q1 Q2 है। फिर मैंने कहा कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज से में अट्रैक्शन होगा। तो ये Q1 और ये Q2 है। तो यहाँ जब समझाया तो आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। एक बार पढ़ाता हूं मैं, एक बार फिर अपने मन से समझा देता हूं मैं, उसके बाद आपसे पूछता हूं कि समझ में आया कि नहीं। तो शुरू में जब 2 बार मैं पढ़ाता हूं ना, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है 8-10 बच्चा, और वही पैनिक क्रिएट करते हैं क्लास में। इसके बाद देखिए, इसके बाद इस फिगर पे आइए। मैंने कहा आप सिर्फ ध्यान ये रखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी -1/r होता है। तो हम मानते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम, देखो मैं रेड से पॉइंट बना रहा हूं, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर रेड जो पॉइंट बनाया हूं, इस पॉइंट पर 2 हाइड्रोजन एटम काफी दूर है। देखिए R टेंड्स टू इंफिनिटी ऊपर लिखा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम पास आने लगते हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटने लगती है। तो अब यहां से नीचे आइए ग्राफ को देखिए, मैं रेड से बना रहा हूं, जिधर से आ रहा हूं वैसे ही, जैसे जैसे डिस्टेंस R कम होता जा रहा है, R कम होना मतलब दोनों हाइड्रोजन एटम क्लोज आता जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घटते जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी घटते जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी घटते जा रही है। एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। इस पॉइंट पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आएगा वो यहां पे आएगा। ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आएगा वो यहां पे आएगा। मीन जब 2 हाइड्रोजन एटम क्लोज आएंगे तो मान लो कि पहला हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल और दूसरा हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग का मतलब है 1s ऑर्बिटल का कुछ रीजन पहले हाइड्रोजन एटम का और दूसरे हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल का कुछ रीजन ओवरलैप हुआ, कॉमन हुआ। उस पॉइंट पर टोटल इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो आज कितनी एनर्जी रिलीज होगी, यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी रिलीज होगी, यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी रिलीज होगी। जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसे बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। उससे क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। और इस बॉन्ड एनर्जी को अगर निगेटिव लिखिएगा तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी होगा, और पॉजिटिव लिखिएगा तो वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा। अब क्या है, बॉन्ड तो बन गया यहां तक, मुझे बताओ यहां तक जो बॉन्ड बना वो वहां तक समझ में आया या नहीं आया आपको? जहां तक मैं पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम किया हूं, जो बच्चे नो लिखे थे वो बच्चे लिखेंगे
कि जहां तक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम किया वहां तक समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड। अब हम कह रहे हैं कि अगर किसी तरह से दो हाइड्रोजन एटम को और क्लोज कर दिया जाए और करीब लाया जाए, किसी भी तरीके से, डजंट मैटर कि किस तरह से। एक बच्चा लिखा है बॉन्ड एनर्जी वाला नहीं समझ में आया। यार दो हाइड्रोजन एटम क्लोज कर रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं। बॉन्ड एनर्जी क्या है? जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो दो हाइड्रोजन एटम क्लोज आ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी कम होने का मतलब है उससे एनर्जी निकल रही है, उससे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो कितना यहाँ पे एनर्जी इस पॉइंट पर, लो मैं पॉइंट ए लिख दे रहा हूं। पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी 0 था। अब पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी ये है, ये मीन्स पोटेंशियल एनर्जी घट गई तो वो निकल गई होगी ना सिस्टम से। दोनों हाइड्रोजन एटम से उतनी पोटेंशियल एनर्जी निकल गई होगी। तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है जब बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। प्लीज आप मुझे ना सजेस्ट मत करो कि ब्लैक कलर कर लीजिए और रेड कलर कर लीजिए, कोई कुछ भी लिखने लगता है। सो मैं ये कह रहा हूं कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। पॉइंट बी पर दोनों अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बराबर है। और अगर हम डिस्टेंस को और कम कर दें तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। तो पॉइंट बी से बाद मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, पॉइंट बी से लेफ्ट हैंड साइड में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपने देखा होगा तेजी से बढ़ रही है। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि दो न्यूक्लियस वेरी क्लोज टू ईच अदर आ रहे हैं। तो जब दो न्यूक्लियस वेरी क्लोज टू ईच अदर आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। मैं जो बच्चे एक से ज्यादा बार टाइप करते हैं उनके मैसेज का तो रिप्लाई का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरा, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं और तब आप मैसेज करते हैं मेरे से बिना पूछे हुए, हमने तो सिर्फ ये पूछा था कि आपको ये बॉन्ड एनर्जी तक समझ में आया कि नहीं आया। कोई कुछ भी पूछने लगता है तो मैं उनका भी रिप्लाई नहीं करता हूं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस पूरे में कोई डाउट है? यस नो नहीं लिखना है। आपका जो डाउट है वो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है। मैं एक बार देख लूंगा और मुझे कोई रिलीवेंट क्वेश्चन लगेगा तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। हम कैसे पता चलेगा? हम ये नहीं पढ़ा रहे हैं, हम ये पढ़ा रहे हैं कि होता क्या है। सब कुछ भी कह रहा है सर, ये ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा, कैसे पता चलेगा? पहले मेरी बात सुनिए, मैंने पढ़ लिया आपके क्वेश्चन को। बॉन्ड इंफॉर्मेशन तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसमें दिक्कत हो रहा है मोस्टली। अरे यार दो एटम, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्यों नहीं देखते रहे? माइनस के Q1 Q2 बाई आर है। आर इंफिनिटी होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। तो दो एटम इनफाइनाइट दूरी पर होंगे, दो एटम इनफाइनाइट दूरी पे होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब क्या है, दोनों एटम क्लोज आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं तो आर की वैल्यू बड़ा से छोटा होता जा रहा है। तो आर की वैल्यू पहले मान लो कि माइनस इंफिनिटी था, तो अब आर की वैल्यू, सॉरी, आर की वैल्यू पहले 0 था, क्योंकि आर इंफिनिटी था। आर की वैल्यू पहले 0 था तो अब आर की वैल्यू -5 हो रही है। -5 होने का मतलब 5 एनर्जी रिलीज हो गई। फिर -10 हो रही है, फिर -20 हो रही है, फिर -40 हो रही है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। जब -40 हुई तो इसका मतलब हुआ 40 एनर्जी रिलीज हो गई।
एक ऐसा पॉइंट आएगा कि एनर्जी रिलीज होना बंद हो जाएगा। वो किस पॉइंट पे होगा? जब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बराबर हो जाएगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, इसका मतलब है हम एनर्जी उसको दे रहे हैं, मीन सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, तो बाहर से एनर्जी दे रहे होंगे, या किसी कारण से जैसे न्यूक्लियस के रिपल्सन के कारण पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो रही है, बढ़ रही है। मुझे आपके जो भी क्वेश्चंस लगे, मुझे बहुत ज्यादा रिलीवेंट नहीं नजर आया। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जब आर छोटा होता जा रहा है तो एनर्जी रिलीज होते जा रही है। तो बॉन्ड जब बनता है तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड को तोड़ते हैं तो उतनी ही एनर्जी देनी पड़ती है। तो पॉइंट ए पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जैसे जैसे दो एटम क्लोज आता जा रहा है, बॉन्ड बनता जा रहा है और पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होता जा रहा है, एनर्जी रिलीज होता जा रहा है। जब पूरी तरह बॉन्ड बन जाएगा तो एनर्जी रिलीज बंद होना बंद हो जाएगा। तो पॉइंट बी पर पूरी तरह बॉन्ड बन गया, मींस उसको बोलते हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मोस्ट स्टेबल सिचुएशन में। वहां तक कितनी एनर्जी रिलीज हुई? तो वहां तक इतनी एनर्जी रिलीज हुई, इतनी। तो इस एनर्जी को क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी। इस जितना एनर्जी रिलीज हुआ वो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है। जब उसी बॉन्ड को हमको तोड़ना होगा, मान लो एच बॉन्ड को तोड़ना होगा, तो बाहर से उतनी एनर्जी दे देंगे, टूटकर फिर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला जाएगा। मुझे अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। आपके क्वेश्चन आलतू फालतू आते हैं, कुछ भी पूछते रहते हो बेवकूफ की तरह। सो बॉन्ड क्यों बनता है? तो एक क्लासिकल थ्योरी था कि इनर्ट गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन होना चाहता है। एक बार इनर्ट गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो वो फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। ज्यादा लॉजिकल थ्योरी ये है कि सिस्टम स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होना चाहता है मींस कम एनर्जी रहना चाहता है। तो 2, 3, 4 एटम आपस में मिलकर जब बॉन्ड फॉर्म करते हैं, या 2 एटम आपस में मिलकर बॉन्ड फॉर्म करते हैं, या 3-4 एटम आपस में मिलकर बॉन्ड फॉर्म करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। स्टेबल होने का मतलब है कि नेचर में पाया जाता है। अब देखिए आयनिक बॉन्ड। जो बातें 5 मिनट में समझाना चाहिए वो बातें आप समझते हो, और सिर्फ आपका फोकस नहीं होता है सही। पहली बार जब हम कोई चीज पढ़ा रहे होते हैं तो आपका फोकस ही नहीं होता। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक और बात, अब चीजें सिंपल है। सो ग्राफ वाला थोड़ा समझाने में टाइम लगता है, हालांकि ग्राफ वाला एक बार और पढ़ाऊंगा कभी ना कभी, तो समझाने में टाइम लगता है। मैंने समझा दिया। अब जो चीजें चल रही है वो आपका पढ़ा हुआ है, तो अननेसेसरली कुछ भी आलतू फालतू पूछ के टाइम मत खराब करना। केमिकल बॉन्ड formed by complete transfer of electron from one atom to another। मैंने कहा कि आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन, देखो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, आगे पढ़ाऊंगा, कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होता है। पूरा कहता है तू ले जा, या दूसरा आइटम पूरा कहता है कि तू अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन की या 2 इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर होता है, और ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इस आयनिक बॉन्ड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
एंड आई होप कि आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। जब दो चार्ज सर्टेन डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे होते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और अट्रैक्शन फोर्स तब होगा जब चार्ज अनलाइक होंगे, और सेम फोर्स होगा जब चार्ज लाइक होंगे बट वो रिपल्सन फोर्स होगा। सो आई होप कि आप ये तो जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो अब जब मैं पूछूंगा आपसे कि डाउट है तो पूछ रहे। इट इज नॉन डायरेक्शनल। क्या मतलब है नॉन डायरेक्शनल का, वो मैं अभी समझा देता हूं, आ जाएगा आपको समझ में। इट इज नॉन डायरेक्शनल। जैसे देखिए सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2 8 1। क्लोरीन का क्या है, 2 8 7। तो इनकी कोशिश होती है कि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ये कंप्लीट अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां दे देता है। जब ये कंप्लीट अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया तो ये हो गया 2 8 0, और ये हो गया 2 8 8, एक इलेक्ट्रॉन जब दिया तो, और ये बन गया Na+ और ये बन गया Cl। अब देखिए नॉन डायरेक्शनल क्या है, तो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो Na+ पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब इसके पॉजिटिव चार्ज का फील्ड चारों तरफ है, चारों तरफ है, किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, चारों तरफ इसके पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है। उसी तरह से Cl- में इसके नेगेटिव चार्ज का फील्ड चारों तरफ है, और इस दो फील्ड के बीच में अट्रैक्शन है, इस दो फील्ड के बीच में अट्रैक्शन। तो ऐसा नहीं है जैसे जैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ना बेटा, तो जैसे मान लो कि F2 एटम है, F और F के बीच में बॉन्ड बना, तो F और F के बीच में बॉन्ड बना, तो F का ऑर्बिटल जो p ऑर्बिटल है वो इस तरफ, और इस F का p ऑर्बिटल मान लो x डायरेक्शन में है तो px ऑर्बिटल इस तरफ, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो FF बॉन्ड जब बना तो px ऑर्बिटल, कोई एक ऑर्बिटल ले लीजिए, px py pz होता है, px ऑर्बिटल या py ऑर्बिटल या pz ऑर्बिटल में से कोई एक ऑर्बिटल दोनों एटम का px px मान लो आपस में ओवरलैपिंग करता है, तो ये जो बॉन्ड बना वो एक्स एक्सिस में बना, अगर px px की ओवरलैपिंग होगा। तो चूंकि एक्स एक्सिस में बना तो हम F2 के मॉलिक्यूल को बोलेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड बना है और ये बॉन्ड डायरेक्शनल है। लेकिन इस तरह से ऐसा नहीं है कि Na+Cl- की तरफ और Cl- Na+ की तरफ बॉन्ड बनाता है, नहीं ऐसा नहीं है। Na+ अपने सेंटर के चारों तरफ स्फेरिकल रीजन में फील्ड रखता है, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड। Cl- अपने सेंटर के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज का फील्ड रखता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के फील्ड के बीच में अट्रैक्शन होता है और उस अट्रैक्शन को बोलते हैं, तो चूंकि चारों तरफ रहता है यह फील्ड, इसीलिए बोलते हैं कि यह जो बॉन्ड है नॉन डायरेक्शनल है। अब कोवेलेंट बॉन्ड में जैसे बॉन्ड बनेगा तो कोई एक तरफ आएगा, जैसे p ऑर्बिटल pp ऑर्बिटल बना तो p का कोई एक ऑर्बिटल बनाएगा, तो px px मान लो कि बनाया, तो हम बोलेंगे कि एक्स एक्सिस में ये बॉन्ड है, तो वो डायरेक्शनल हो गया। अगर पी वाई कंबाइन किया, ओवरलैप किया, तो हम बोलेंगे कि बाई एक्सिस में बॉन्ड बना, तो वो भी डायरेक्शनल हो गया। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो वो डायरेक्शनल होते हैं, और जब आयनिक बॉन्ड बनते हैं तो वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो ये जो मैं
ये क्या हो गया, पेन नहीं काम कर रहा है। अब काम करने लगा। सो यहां पर जो बना ये आयनिक नेचर का बॉन्ड बना है। पेन क्यों नहीं काम कर रहा? एक बार मैं फाइल को फिर से खोलता हूं। पता नहीं पेन नहीं काम कर रहा है, मैं एक मिनट को स्टॉप करके इसको फिर से ऑन करता हूं। कनेक्टेड है ना ये ब्लूटूथ से? कनेक्टेड तो है। आगे का पॉइंट ढीला हो गया था जिसके कारण नहीं काम कर रहा। अब काम कर रहा है। सो देखिए यहां पर आयनिक बॉन्ड बन गया, ये आयनिक बॉन्ड है। अब मुझे बताइए इस आयनिक बॉन्ड को समझने में कोई दिक्कत है क्या? जितना मैं बताया उतना ही पूछ रहा हूं मैं कि उतना समझने में कोई दिक्कत है क्या? बोलिए। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड, ऑल क्लियर। किसी को डाउट है तो क्या डाउट है? फील्ड अगेन। अरे यार जब भी कोई चार्ज कहीं पे रखते हैं ना तो उसके चारों तरफ उसका फील्ड होता है। तरह फील्ड अगेन, उसके चारों तरफ उस चार्ज का प्रभाव होता है। कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है गद्दे कहीं के, सेंट्रीपिटल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। Na प्लस और Cl माइनस के चारों तरफ जो Na प्लस और Cl माइनस चार्ज है ना ये, तो जब भी कहीं पे चार्ज रखते हैं तो उस चार्ज का प्रभाव होता है उसके चारों तरफ, उसी प्रभाव को फील्ड बोलते हैं। और उसी चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन हुआ उसको फोर्स बोलते हैं। अब देखिए एक टर्म है इलेक्ट्रोवैलेंसी, आयनिक बॉन्ड, यहीं पे पढ़ा दिया मैंने तो आयनिक बॉन्ड। तो एक टर्म है इलेक्ट्रोवैलेंसी, रुक जाइए। इस पूरे पेज को मैं डिलीट कर दूं। एक टर्म है इलेक्ट्रोवैलेंसी, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं कोई 5 मिनट की चीज पढ़ाऊं ना और उससे आपके डाउट पूछ लूं ना तो आप ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगते हैं कि वही 5 मिनट की चीज में पूरी क्लास खत्म हो जाएगी।
और अगर इसी स्पीड से पढ़िएगा तो 20 वर्षीय योजना में भी काम नहीं होगा, 5 वर्षीय 7 वर्षीय भी फेल हो जाएगा, 20 वर्षीय योजना में भी काम नहीं होगा। सो प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए और अपन जितना पढ़ा रहे उतने पे फोकस कीजिए। इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स involved in ionic bond formation by an element. By an element. तो आप मुझे बता सकते हैं कि कोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बाय एन एलिमेंट। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम का कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है? एक। क्लोरीन में एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन लिया है और सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया है, तो दोनों की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी वो एक ही होगी। Therefore, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम होगा 1 एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन होगा 1। किसमें? NaCl में, जो NaCl बनेगा। सो इलेक्ट्रोवैलेंसी है कि जब कोई आयनिक बॉन्ड बनता है तो उस आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन का योगदान होता है, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम प्लस एक सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को जाता है, तो सोडियम की भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हुई। अब क्लोरीन सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो वही एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। बहुत छोटी सी बात बताया हूँ। सच पूछूं, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि क्या इसमें डाउट है, तो झूठ मूठ का 25 सवाल लिख दोगे, मैं पूछूंगा ही नहीं। बहुत छोटी सी बात बताया। फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ऐसा क्या कंडीशन है जिस कंडीशन पे आयनिक बॉन्ड बनता है? तो देखो, फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं कि one of the element must be highly electropositive in nature and has low ionization energy. One of the element must be highly electropositive in nature and has low ionization energy. एक एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको नहीं पूछना, कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल में मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल होते थे। लो आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? मेटल का, नॉन मेटल का, या मेटलॉइड का? मेटल का। तो एक एलिमेंट मेटल होना चाहिए। ऑफ कोर्स अल्कली मेटल ज्यादा अच्छा मेटल है, तो उसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी काफी, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफी कम होगी। हैज लो आयोनाइजेशन एनर्जी एक एलिमेंट का, दैट इज मेटल। एक एलिमेंट मेटल होना चाहिए। दूसरा है अल्कली मेटल हो तो और अच्छा है, अल्केलाइन अर्थ मेटल हो तो भी अच्छा है, क्योंकि इन सब की आयोनाइजेशन लो होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट जो होना चाहिए, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। another element must be highly electronegative in nature
and has high electron affinity। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होना चाहिए, मींस वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, वो मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव में, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन के लेने की कैपेसिटी ज्यादा होना चाहिए। आप देखो ना, सोडियम क्लोराइड में सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी लो है, अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको पता है हाईएस्ट है, मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट है। अब क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी हाई है, 3 से ऊपर है, मींस डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब दोनों एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2.1 होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2.1 होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट हम ये बोल रहे हैं कि वो इजीली केटायन बन जाए। अब दूसरा एलिमेंट हम ऐसा बोल रहे हैं जो उन इलेक्ट्रॉन को इजीली ले सके, उसको एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसको इजीली ले सके। अब पहला एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके गैसियस केटायन बन गया, और दूसरा एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बन गया। अब ये केटायन एनायन मिलकर के आयनिक सॉलिड बनेगा तो लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। सो हाई लैटिस एनर्जी होनी चाहिए, जितना हाई लैटिस एनर्जी होगा आयनिक कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। सो तीसरा है हाई, थर्ड पॉइंट है बेटा हाई लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी हाई होना चाहिए, थर्ड पॉइंट है कि कब आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो लैटिस एनर्जी हाई होना चाहिए। अगर नटसेल में एक बात देखें तो बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज आयनिक, एंड बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटल्स आर कोवेलेंट। तो मैं एक पॉइंट लिख देता हूं कंक्लूजन में, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं कंक्लूजन में, दैट इज बॉन्ड बिटवीन मेटल and non-metal is generally ionic, while bond between non-metals are covalent। जैसे देखिए NaCl में Na मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो आयनिक बॉन्ड बना। हाइड्रोजन H2 बॉन्ड, दोनों हाइड्रोजन नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक है। F2 बॉन्ड, दोनों FF नॉन मेटल है। Cl2 बॉन्ड, दोनों Cl नॉन मेटल है। HCl, H और Cl लगभग नॉन मेटल है ना। हाइड्रोजन में ऐसे दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, मेटालिक भी है और नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक भी है। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, आई समझ में? रुक जाओ, पूछ लेता हूं एक बार कि कंडीशन और आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये तीनों पॉइंट, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंसी और कंडीशन कि कब आयनिक बॉन्ड बनेगा, ये आपको समझ में आया या नहीं आया? वेरी गुड, आ गया। तो अब देखते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। एक बच्चा लिख रहा है सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 2.1, उसमें क्या डाउट हो सकता है? एक आप पीरियोडिक टेबल में हैनी स्मिथ फार्मूला पढ़े होंगे, आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए x से माइनस एक्स बी, सॉरी
16 into modulus of xa minus xb plus 3.5 into modulus of xa minus xb का होल स्क्वायर। तो आयनिक कैरेक्टर को 50% से ज्यादा होने के लिए वहां से xa माइनस xb निकालिएगा तो 2.1 आएगा। बट हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, हम तो बता रहे हैं हाँ 50% से ज्यादा होगा बॉन्ड तो आयनिक होगा। और एक मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, एक मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। थर्ड पॉइंट मैंने बताया लैटिस एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। देखो ना कितने डाउट आ रहे हैं, कितने डाउट आ रहे हैं, कुछ लिखते ही जा रहा है। लैटिस एनर्जी पढ़ा चुका हूं, लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, इसमें क्या डाउट है? फिर भी पूछे जा रहा है। लिखो, टाइप करते जाओ। मैंने तो इतना ही बोला ना, लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, और लैटिस एनर्जी पहले पढ़ा चुके हैं। तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, हम कंडीशन बताए बॉन्ड फॉर्म होने का, आयनिक बॉन्ड। तो ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए ना। अब इसमें डाउट क्या हो सकता है कि लैटिस एनर्जी ज्यादा होना चाहिए? वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अननेसेसरली कुछ भी लिखते रहते, ये वैल्यू नहीं होता कभी कि कितना लैटिस एनर्जी को हाई बोलेंगे, कोई वैल्यू नहीं होता। इसके बावजूद भी अगर आपके थ्योरेटिकल डाउट नहीं क्लियर होते हैं, ई सॉल्यूशन ऐप पे भेज के पूछ लिया कीजिए। ऐसे मुझसे क्लियर नहीं होगा तो फिर आपका कभी डाउट क्लियर नहीं। आइए बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। बात करते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड की। हाँ, एक बच्चा कह रहा था कि सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस 2.1 से ज्यादा होगा तो 50% से ज्यादा आयनिक होगा। हाँ, हर आयनिक कंपाउंड में, हर आयनिक कंपाउंड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और हर कोवेलेंट कंपाउंड में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है। तो 100% आयनिक कंपाउंड नहीं होते, और 100% भी कोवेलेंट कंपाउंड नहीं होते। तो अगर किसी कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर 50% से ज्यादा हो तो हम उस कंपाउंड को आयनिक आयनिक कंपाउंड बोलेंगे, और उस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। और अगर किसी कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर 50% से ज्यादा है तो हम उस कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे, या बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो इस पे अपन चर्चा बाद में करेंगे कि कितना आयनिक, किसमें आयनिक ज्यादा होगा कोवेलेंट में, और किस आयनिक में कितना कोवेलेंट होगा, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। बट हर आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और हर कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है। सारा ध्यान बेटा कॉन्सेप्ट बिल्डअप। तुमको पता है मेरी जो पढ़ाने की सीक्वेंसिंग है ये सब बहुत साइंटिफिक है। तो जितना पढ़ा रहे हैं आपको जो भी खुजली होती है, जो भी डाउट होती है, वो आगे आ जाता है, हमारे लेक्चर में आगे आ जाता है। पेशेंस के साथ रहिए, आप कोशिश कीजिए जहां तक पढ़ा चुके हैं वो अच्छे से हो जाए। अब देखिए लैटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए, और ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब लैटिस एनर्जी भी मैं ही आपको पढ़ाया हूँ। तो इसका मतलब जो बॉर्न-हेबर साइकिल आपको पढ़ाया वो नहीं समझ में आया, क्योंकि बॉर्न-हेबर साइकिल में मैं आयनिक कंपाउंड ही बनाया था, और आपको वहां से क्लियर हो रहा होगा। बॉर्न-हेबर साइकिल को ध्यान से देखिएगा तो वहां से क्लियर हो रहा होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी जितना छोटा होगा उतना अच्छा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है, लैटिस एनर्जी जितना हाई होगा उतना अच्छा है, क्योंकि जब वो आयनिक कंपाउंड बनेगा तो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो ये बात बॉर्न-हेबर साइकिल से बहुत अच्छे से क्लियर होती है। लेकिन आप बोले लैटिस एनर्जी वाला फिर से पॉइंट समझा दो। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपको लैटिस एनर्जी वाला पॉइंट नहीं समझ में आया तो एक बार बॉर्न-हेबर साइकिल को देख लीजिए। और बॉर्न-हेबर साइकिल में पहला स्टेप डेल्टा एचएफ फॉर्मेशन लिखा था। डेल्टा एचएफ जितना ज्यादा नेगेटिव होगा कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा, आयनिक बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर बनेगा। तो आप देखिए कि वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी लो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होना चाहिए, और लैटिस एनर्जी हाई होना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज। तो ये मेरी बात आपकी सही होती है कि नहीं होती है? एनीवे, शुरू करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड।
formed by sharing of electron. It is directional in nature. कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और अनलाइक आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। और ये भी हम समझा चुके हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड अगर मान लो px px में बना तो सिर्फ x एक्सिस में बॉन्ड बनेगा, इसलिए हम इसे डायरेक्शनल बोलते हैं। कई तरह का होता है। एक हुआ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, बहुत आसान सा चीजें हैं तो जल्दी से इसको खत्म करते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ये सिंगल बॉन्ड है। इसमें क्या होता है, ईच एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन, ईच एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल देखो H2, H2 में H और H के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है। और जब एक बॉन्ड बनेगा ना तो किसी भी दो एटम के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है उसे सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो जब पहला बॉन्ड फर्स्ट बॉन्ड बनेगा दो एटम के बीच में तो फर्स्ट बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड की डिफिनेशन आगे कर पढ़ाऊंगा, अभी तो सिर्फ ये याद रखिए कि दो एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड बनेगा तो वो बॉन्ड का नेचर सिग्मा बॉन्ड होता है या उसे सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। डिफिनेशन बाद में। HCl, यहां भी दो एटम के बीच में एक बॉन्ड बना है तो उसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। एक बॉन्ड जब भी दो एटम के बीच में बनेगा तो हम उस कोवेलेंट बॉन्ड को, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। क्या डिफिनेशन है सिग्मा बॉन्ड का वो हम बाद में और बात करेंगे। अभी तो ये डिफिनेशन बोलो कि दो एटम के बीच में एक बॉन्ड बनेगा तो हम उसे हमेशा सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। एक लाइन लिख देता हूं कि इफ ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड is formed between two atoms, then it is called sigma bond. अब देखिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड, each atom share two electrons, each atom share two electrons. एग्जाम्पल, पहला आप O2 ले लो, O2 का, O2 के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, और जब भी दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई आप देखिए सबके पास 8-8 हो गया। तो जो पहला बॉन्ड बनता है उसे सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और जो दूसरा बॉन्ड बनता है उसे पाई बॉन्ड बोलते हैं। कोई भी इन दोनों में से किसी भी एक बॉन्ड को सिग्मा बोलेंगे और दूसरे बॉन्ड को पाई बोलेंगे।
पाई बॉन्ड। क्या डिफिनेशन है? रियल डिफिनेशन में अभी सिग्मा पाई का नहीं बताया हूं, काफी बाद में बताऊंगा, 7-8 लेक्चर बाद में बताऊंगा जब ओवरलैपिंग पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आप ये समझिए कि दो एटम के बीच में जब भी सिंगल बॉन्ड होगा हम उसे सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, जब भी डबल बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड को सिग्मा बोलेंगे और एक को पाई बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड को सिग्मा बोलेंगे और बचे हुए दो बॉन्ड को पाई बोलेंगे। लिख देता हूं फिर भी, इफ ए डबल कोवेलेंट बॉन्ड in a double covalent bond one bond is called sigma bond and another bond is called pi bond। एक आप चाहें तो और एग्जांपल देख लें, मुझे पेज जोड़ने होंगे। एक और एग्जांपल ले लीजिए C2H4, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं C2H4। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। आप देखिए हाइड्रोजन को दो दो इलेक्ट्रॉन मिल गया और कार्बन को, ईच कार्बन को आप देख लीजिए, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं। ईच कार्बन के बाहर में पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्डिंग के बाद ईच कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरे कार्बन को भी देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन को देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऊपर भी आप देख सकते हैं, पहले ऑक्सीजन को देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरे ऑक्सीजन को भी देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहां भी देख सकते हैं हाइड्रोजन को देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्लोरीन को देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहां भी देख सकते हैं हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और इस हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। Triple covalent bond. Each atom shares 3 electrons. Each atom shares 3 electrons each. एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। एक बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं और बाकी दो को पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो आप बीच वाला को सिग्मा बोल लो और इन दोनों को पाई बोल लो। कोई भी एक बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं और कोई भी दो बॉन्ड को पाई बोलते हैं। आप देखो अब इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया,
कंफ्यूजन हो रहा है, फिर से बना रहा हूँ। क्या हो जा रहा है ना, सिग्मा पाई लिखने के कारण दिक्कत हो जा रही है, 2 बार बनाना पड़ेगा। एन 3 बॉन्ड देखिए, एन 3 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बनने के बाद देखिए इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। एन ट्रिपल बॉन्ड एन होगा, तो एक बॉन्ड को अपन सिग्मा बोल रहे हैं और इन दोनों को पाई बोल रहे हैं। In a triple bond, one bond is a sigma bond and other 2 bonds are pi bond. In a triple bond, one bond is a sigma bond and other 2 bonds are pi bonds. एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और बाकी के 2 बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। सिग्मा और पाई में कोई डाउट नहीं पूछना है क्योंकि रियल डिफिनेशन नहीं पढ़ाया हूं, आगे पढ़ाऊंगा। सिर्फ क्या जानना है इसमें डाउट नहीं हो सकता है कि अगर 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उसे ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। 2 एटम के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड को सिग्मा बोलेंगे और एक को पाई बोलेंगे। 2 एटम के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड को सिग्मा बोलेंगे, सिग्मा एक ही बनेगा और बाकी के बचे 2 को पाई बोलेंगे। इतना मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डाउट आए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, C2H2। C2H2 का जो स्ट्रक्चर होगा, कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जा रही है और एक बचा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। तो अब देखिए इस कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन को भी 2 हो गया और इस हाइड्रोजन को भी 2 हो गया। ये जो C ट्रिपल बॉन्ड C है, इसमें एक बॉन्ड सिग्मा है, ये पाई है और ये भी पाई है, C2H2 हो गया। अब देखिए मल्टीपल बॉन्ड इज ऑलवेज शॉर्टर देन द करस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड। A multiple bond is always shorter than the corresponding single bond। एक पॉइंट मैंने लिखा कि जो मल्टीपल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है। दूसरा पॉइंट है कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है, अगर बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। वो इनवर्स रिलेशन होता है बॉन्ड लेंथ के, कॉरेस्पॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ के। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा कि अगर हम बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करें तो C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ से, और ये बड़ा होगा C ट्रिपल बॉन्ड C से। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड किसी भी 2 एटम के बीच में, जरूरी नहीं है कार्बन के लिए हम ये बात बोल रहे हैं,
अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा ट्रिपल बॉन्ड से। बॉन्ड एनर्जी इसके उल्टा हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी कम होगा डबल बॉन्ड से, मतलब सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी डबल करस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड की एनर्जी कम लगेगी ट्रिपल बॉन्ड से। अब देखिए एक नया बॉन्ड पढ़ रहे हैं और वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहली बात मैं एक पॉइंट तो बोल दूं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी भी तरीके से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी भी तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड से अलग नहीं है, कोवैलेंट बॉन्ड ही है, दिमाग में एकदम सेट रखिए कि कोवैलेंट बॉन्ड ही है। बट फिर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अलग से पढ़ते हैं, एक छोटा सा रीजन है उसके कारण, इसका दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड। मुझे पहले डेटिव बॉन्ड पढ़ाऊं उसके पहले मुझे बस एक बार बता दो कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बताया आपको, सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल में एक सिग्मा, डबल में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई, यहां तक क्लियर है ना? बता दिया ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो कह रहा ट्रिपल बॉन्ड ही स्ट्रॉन्गर होगा ना। मुझे तो हम सिर्फ ये बोल रहे हैं, एक बच्चा में बार बार हाइपर वैलेंट हाइपोवैलेंट लिख रहा है, हमने कहीं पढ़ा ही नहीं हाइपर वैलेंट हाइपोवैलेंट, वो बार बार लिख रहा है। एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज बनाना बॉन्ड, मैं 4 झापड़ खींच के मारने बोल रहा हूँ। 28 लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग, 28 लेक्चर पढ़ाने के बाद पूछना सर व्हाट इज बनाना बॉन्ड। एक बच्चा पूछ रहा है एसएस में डायरेक्शनल, एचएच में डायरेक्शनल होता है? नहीं, एचएच जो है ना एस ऑर्बिटल है, तो सिर्फ अगर एस ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड होगा तो वो नॉन डायरेक्शनल होता है, बिकॉज एस ऑर्बिटल इटसेल्फ इज नॉन डायरेक्शनल। तो एस ऑर्बिटल का एस ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड होगा तब नॉन डायरेक्शनल होगा, लेकिन अगर एस और पी में होगा तो वो डायरेक्शनल होगा। वो क्या होगा? डायरेक्शनल होगा। कितने बेवकूफ बच्चे हैं। एक बच्चा पूछ रहा है सर मैंगो बॉन्ड भी होता है क्या? एक कोवैलेंसी पूछ रहा है। जो कुछ भी एक्स्ट्रा, मैंने क्या बोला, मैं सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ बात, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, डायरेक्शनल होता है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। सबका एग्जाम्पल दिया। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई होगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा दो पाई होगा। मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा शॉर्टर होगा सिंगल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हमेशा शॉर्टर होगा सिंगल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा शॉर्टर होगा सिंगल बॉन्ड से। और फिर फाइनली मैंने बताया
कि बॉन्ड छोटा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा और बॉन्ड बड़ा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा। सिर्फ इतना में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं लिखो। कुछ लिखोगे मैं ध्यान ही नहीं दूंगा। हाँ, स्ट्रक्चर बनाने में जब बताऊंगा तो कुछ कुछ बताऊंगा, बट अल्टीमेटली यही है, याद ही रखना होता है। सब कुछ याद ही रखना होता है, अपने आप समझ में आ जाता है। पढ़िएगा तो स्ट्रक्चर भी बनाने आएगा और नहीं पढ़िएगा तो नहीं बनानी है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ही पॉइंट अभी तक बोला हूं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मैं ना अभी तक वो करा है कंपेयर स्टेबिलिटी। किसका स्टेबिलिटी कंपेयर करें बे? हम मतलब आपसे आजीज आगे हैं। हम जितना बोलते हैं उतने से आप पता नहीं कुछ। कोई कोवेलेंसी पूछता है, कोई बनाना बॉन्ड पूछता है, कोई कहता है सर मैंगो बॉन्ड भी होता है क्या। एकदम इररिलेवेंट बना देते हैं हमारे चैटिंग को। और हमारा करीब 1.5 घंटे में 45 से 50 मिनट आपके चैटिंग, अननेसेसरली चैटिंग करने से ही खत्म होता है। और इससे क्या होगा कि मैं आगे वाले आने वाले क्लासेस में जब मुझे लगेगा बहुत पीछे हो गया हूँ तो मैं कुछ पूछूंगा ही नहीं आपसे, चैटिंग भी बंद कर दूंगा। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मैं हर क्लास में ये बात बोल रहा हूँ। परमानेंटली चैटिंग बंद कर दूंगा। हर क्लास में ये बात बोल रहा हूँ कि मैं जो पढ़ाया उतने में बात करो कि उतनी बातें समझ में आई या नहीं आई। एक तो बोल रहा है हाउ टू मेक अ स्ट्रक्चर, पढ़ाऊंगा मैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए, लेकिन स्ट्रक्चर आपको फाइनली प्रैक्टिस करेंगे 50-60 मॉलिक्यूल का तो बनाने आएगा। अदरवाइज स्ट्रक्चर याद ही करना होता है। सब कुछ याद ही करना होता है बेटा, सब कुछ याद ही करना होता है। समझ तो गधा भी जाता है, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं तोते को पढ़ाऊं तो वो भी समझ जाता है। मेमोरी पावर का सारा खेल होता है। मैं आज पढ़ाता हूँ, तुम कल भूल जाते हो। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मैं आज पढ़ाता हूँ 10 साल बाद भी याद रहता है। तो सारा खेल मेमोरी पावर का है। समझ तो सही बोल रहा हूँ, समझ तो गधे भी जाते हैं। जो एकदम गधा बच्चा है उसे भी बिठा के पढ़ाऊं डेफिनेटली समझ में आ जाता है। सारा खेल जो है ना आईटी में, रैंक खासकर टॉप 100 रैंक, वो मेमोरी पावर का है। टॉप 100 बच्चों को मैं एक बार पढ़ा देता हूँ, उसे जिंदगी भर याद रहता है और ना पढ़ने की जरूरत होती है। एक बार पढ़ा दिया ना, उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती है। इतना शार्प होता है मेमोरी पावर उसका। और एक शब्द पूछता नहीं, एक सिंगल डाउट नहीं पूछता। इनफैक्ट मैं तो ऐसे ही बच्चे देखे, मैं शुरुआत में पढ़ाता था, एक बच्चा 9th रैंक लाया था आईटी, तो सीट भी नहीं बनाता था पूरा। और वो इतना शार्प था कि जितना पढ़ाते थे तुरंत सेट हो जाता था उसके दिमाग में। और करता क्या था, सीट में जब बाकी लोगों से जो सवाल नहीं बनता था डायरेक्ट उस सवाल को बनाता था। और उसके बाद देखता था कि ये सारे सवाल बन गए, बोला पूरा करने की जरूरत नहीं है, छोड़ देता था। हमेशा हंसता खेलता रहता था। कभी भी बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया, कभी भी। तो ये सारा खेल मेमोरी पावर की, अंडरस्टैंडिंग प्लस मेमोरी पावर। अंडरस्टैंडिंग 4 बार समझाऊंगा ना तो गधा भी समझ जाता है, आप तो आदमी है। 4 बार समझाऊंगा तो गधे समझ जाते हैं, आप आदमी हैं तो समझने का कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ तो आप जाते हैं, इसमें कहीं शक नहीं। याद ही नहीं रखते हैं, हम क्या बोले वो समझ, वो लंबे समय तक याद नहीं रखते। प्रॉब्लम यहाँ है। तो कहिएगा सर वो बच्चा याद रहता है, हमको क्यों नहीं याद रहता है? सबकी मेमोरी पावर अलग अलग होती है। कहिएगा उसका क्या उपाय है सर ज्यादा लंबे समय तक याद रखें? तो उसका आपको उपाय है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर वैसा बच्चा दिन भर में 24 घंटे में 2 घंटा पढ़ता है तो आपको कम से कम 24 घंटे में 12-14 घंटा पढ़ना होगा। वैसा बच्चा एक बार मेरे मुंह से सुन लेता है, ना कहीं नोट करता है ना कुछ करता है, उसको याद रहता है। आपको नोट भी करना है और उसे कम से कम हर महीने रिवाइज करते जाना है, हर बार रिवाइज करते जाना है, एवरी एग्जाम के पहले रिवाइज करते जाना है, तब जाके आपको समझ में आएगा।
होता क्या है, मैं टैब को लंबे समय तक छोड़ देता हूं तो क्या होता है कि शेयरिंग टैब की खत्म हो जाती है। एनीवे मैं और आगे पढ़ाता हूँ। अब मैं पूछूंगा ही नहीं आपसे कि आपको कोई डाउट है या नहीं। कोई कुछ भी पूछ देता है जिसके कारण क्या होता है, किसी का जेन्युइन क्वेश्चन भी रहता है तो वो मैं नहीं देख पाता। अब बोलो ना, मैंगो बॉन्ड भी होता है क्या सर? क्लास में ये पूछने की बात है क्या? एक कोवैलेंसी पूछ रहा है, एक हाइपर वैलेंट पूछ रहा है, एक हाइपोवैलेंट पूछ रहा है, ये आगे आने वाले टर्म्स हैं। मैंने पढ़ाया क्या अभी, एक शब्द लिया भी क्या? एक पूछ रहा है। अच्छा, इससे क्या होता है, जब आप आलतू फालतू पूछते हैं तो वो जो जेन्युइन सवाल होता है वो भी निकल जाता है। हमेशा बोलता हूँ, जितना पढ़ाया उतने में पूछा। इट इज ए काइंड ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब आज जितना भी देर पढ़ाऊंगा मैं, कितना टाइम बच रहा है? टाइम ही खत्म हो गया। सर ठीक है, मैं अगली क्लास में आपसे नहीं पूछूंगा कि आपको समझ में आया है या नहीं, नहीं पूछूंगा। एक सिंगल बार भी मैं चैटिंग विंडो ऑन नहीं करूंगा अगली क्लास में। तो ध्यान रखना इस बात का, अगली क्लास में 1.5 घंटा पूरा पढ़ाऊंगा मैं। एक बार भी मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि समझ में आया कि नहीं, तो ध्यान रखना इस बात का। आज मुश्किल से मैं 15 मिनट पढ़ाया हूँ 1.5 घंटे में, 15 मिनट। और अगर 15 मिनट में डेली भी पढ़ाऊँ ना तो केमिकल बॉन्डिंग साल भर में भी खत्म नहीं होगा, सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग। ये जो आप इनडिसिप्लिन शो करते हैं ना, ये बर्दाश्त से फालतू है। हम अगली क्लास में एक बार भी नहीं पूछेंगे आपसे कि आपको समझ में आया या नहीं, यही करना पड़ेगा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। मैं मटेरियल भेज देता हूँ। सामने नहीं होते हो ना तो तुमको जो मन में आता है टाइप कर देते हो। क्लास में सामने हो गए, एक शब्द मुंह से निकलता ही नहीं, उसको लगता है बेइज्जती हो जाएगा मेरा। क्लास में मैं सामने पढ़ाऊं ना, 1.5 घंटे में एक सिंगल बच्चा एक शब्द नहीं पूछता है, और 2-3 क्लास में एक आध बच्चा खड़ा होता है वो पूछता है, और एक एक 10-20 सेकंड में उसको जरा रिप्लाई मिल जाता है और वो शांत हो जाता है। अगली क्लास में मैं पूछूंगा ही नहीं कि आपको डाउट है नहीं है। मैंने फाइल अपलोड कर दिया, आपको मिल गया होगा। सो अब अगर आपको 1-2 मिनट कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मैंने मैसेज ऑन कर दिया है। अगर मुझे सवाल दिखा, एक बार में 3 मैसेज ही मुझे दिखता है, सर वहां पे ग्राफ को आपने टच नहीं किया तो इसका मतलब है कि क्या कि पोटेंशियल एनर्जी कभी जीरो नहीं होगा, बस 10 to 0 होगा। इन्फिनिटी पे जीरो होगा तो वहां इन्फिनिटी नहीं था ना, वो मैंने माना आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हमने वहां पे भी ग्राफ को टच नहीं किया। ग्राफ टच नहीं किया, पैरेलल कर दिया 2 लाइन, इसका मतलब है इन्फिनिटी पे मिलेगा। आपको जब मैं मैसेज करता हूं तो सबको ऑल कर देता हूं, तो आप देखो ना आपके स्क्रीन पे मैसेज आता रहता है और आपका ध्यान वहीं रहता है। वही हाल आप मेरा कर देते।
एक्सपेरिमेंट से आया। बॉन्ड एनर्जी हम, बॉन्ड लेंथ हम मेजर कर सकते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से। तो कैसे मेजर करते हैं आपको नहीं पढ़ना अभी। तो बॉन्ड लेंथ हम एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से मेजर कर सकते हैं, और बॉन्ड एनर्जी को इंथैल्पी साइकिल बना करके डेल्टा एच निकाल लेंगे, बॉन्ड एनर्जी निकाल लेंगे अगर बाकी डाटा पता होगा तो। वहां से कंपैरिजन करके आया। तो पहले इंफॉर्मेशन जानिए आप। डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल मैं समझा दिया हूं, दोबारा बोलूंगा मैं, लेकिन मैं समझा दिया हूं, एनफ समझा दिया हूं। डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल, खास करके नॉन डायरेक्शनल समझा दिया हूं, डायरेक्शनल दोबारा पढ़ाऊंगा। ग्राफ में जब एफ रिपल्सन ग्रेटर देन एफ अट्रैक्टिव होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मान लो -100 था, जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी था। अब क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो -100 से बढ़ते 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 कभी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जीरो होगी, सिस्टम की जीरो होगी। और क्लोज आएगा तो अब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। अरे अगर किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी -100 है तो -100 है, अब वहां से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और बढ़ करके +50 हो गई, तो कभी ना कभी तो जीरो होगी ना। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोल रहा हूँ सर। 10 मिनट बाद फोन कीजिए ना, 10 मिनट बाद क्लास में। हाँ, एलन में मैं टीचर हूँ सर, 10 मिनट बाद फोन कीजिए। ठीक। हाँ, मैं आपके मैसेज देख रहा था। वो आगे स्ट्रक्चर जब बना देंगे ना सारा, उतने स्ट्रक्चर की जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। एक बच्चा पूछ रहा है हमें कैसे पता चलेगा कब सिंगल है, कब ट्रिपल है, कब डबल है। ये मैं स्ट्रक्चर बनाना आपको कुछ सिखाऊंगा, और लगभग 50 मॉलिक्यूल मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। 9 नंबर 50 मॉलिक्यूल की प्रैक्टिस कर लोगे अगर 8 से 10 बार, तो स्ट्रक्चर में थोड़े कंफर्टेबल हो जाओगे, नहीं तो कहोगे सर स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता। 9 होमवर्क पढ़ाया ही नहीं तो होमवर्क क्या दे। अरे पहले जानो ना कि सिंगल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है डबल बॉन्ड से। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा वो डिपेंड करता है ओवरलैपिंग किसमें कितना ज्यादा हुआ है। तो ओवरलैपिंग सिंगल बॉन्ड में कम होता है और डबल बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, तो ऑफकोर्स बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है, देखो जो एनर्जी होती है ना वो दो तरह की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण होती है, चाहे वो ट्रांसलेशनल हो, रोटेशनल हो, या वाइब्रेशनल हो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बहुत तरह की होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी होती है, न्यूक्लियस की अपनी एनर्जी होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बॉन्ड एनर्जी इटसेल्फ इज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो इन सब मोशन के अलावा बाकी जितनी भी तरह की एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो एनर्जी होगी, उसे पोटेंशियल एनर्जी कर कहेंगे। NaHS में सोडियम +1 है, H+1 है, और सल्फर -2 है। सल्फाइड है बेटा, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है। बॉन्ड एनर्जी फॉर्मेशन और डेल्टा एच फॉर्मेशन एक ही है, दोनों एक ही है।
एनर्जी जीरो का क्या मतलब हो सकता है, कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो का क्या मतलब हो सकता है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो का मतलब है कि सिस्टम अभी भी अनस्टेबल ही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है तब सिस्टम थोड़ा स्टेबल होता है। हाँ ये तो ठीक है, हम जो पढ़ा देते हैं उसमें डाउट नहीं आता दोबारा, सही है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी जब हम पूछते हैं क्या डाउट है तो कुछ भी लिखते रहते हैं। हाँ, आर नॉट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। आयनिक मोबिलिटी का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स आयनिक मोबिलिटी। अरे यूनिट मैंने नहीं पढ़ाया आपको, तो आयनिक मोबिलिटी की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये ऐसा यूनिट नहीं है, बट ये स्टैंडर्ड यूनिट है, जनरली इसी यूनिट में काम करते हैं। होमवर्क हम सारे डिस्कस किए हैं, जितने भी होमवर्क हैं सारे डिस्कस किए हैं। ये ग्राफ केमिकल बॉन्डिंग में दोबारा होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में दोबारा होगा और फिजिक्स में दोबारा होगा। ये जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है फिजिक्स में भी दोबारा होगा। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, वहां से क्या हो जाता है कि अट्रैक्शन बढ़ाइएगा तो फिर बढ़ने लगती है, तो कभी तो बराबर होगा ना। अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों तरह का फोर्स लग रहा है कहीं पे, अट्रैक्शन रिपल्सन, तो कभी तो बराबर होगा ना। अरे रस्सी खींच रहे हैं, दोनों तरफ से आदमी है, एक तरफ जो ज्यादा खींचेगा उसकी तरफ चला जाएगा, दूसरी तरफ जो ज्यादा खींचेगा उसकी तरफ जाए। कभी ऐसा भी तो मोमेंट आएगा कि दोनों तरफ बराबर फोर्स लग रहा है। तरह कैसे बराबर हो जाता है? अजीब अजीब सवाल पूछते हो यार। पता नहीं यार क्या टाइप कर रहे हो, दो ही मैसेज में एक बार में देखता हूँ। सर शेयर टू आवर मेमोरी। नहीं, मेमोरी पावर बढ़ाने का बस यही तरीका है कि आप रिवाइज ज्यादा करते रहिए। एक 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 ब्रिलियंट और टॉपर की तरह मेमोरी पावर रातों रात नहीं आएगा, और थोड़ा फोकस्ड रहिए, फोकस्ड रहने से मेमोरी पावर बढ़ता है। खेल में आलतू फालतू चीजों में दिमाग को मत लगाइए। मुझे अब कोई रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सो मैं क्लास को खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।